जय हिंद। देखिए, आपको संस्कृत में हमने पहले प्रत्यय शुरुआत की थी, जिसमें हमने कृदंत प्रत्यय में आपको बता दिया था तव्यत, कत्वा और ल्यप प्रत्यय। अब आगे कृदंत प्रत्यय में जो आगे के प्रत्यय हैं जो हमारी परीक्षा के महत्वपूर्ण हैं, उनको लेकर के फिर से आपके सामने उपस्थित हैं, इसलिए ध्यानपूर्वक समझें और सुनें। देखिए, प्रत्यय आपके चल रहे थे, जिनमें से अब हम पद प्रत्यय लेते हैं अनियर। कौन सा प्रत्यय लेते हैं? अनियर। अनियर प्रत्यय जो होता है, इसमें आपकी र जो होती है, इसकी इत संज्ञा का लोप रहता है, मतलब इत संज्ञा होती है और उसका लोप होकर के अनीय शेष रहता है। इसका जो लक्षण अपन को ध्यान रखना है, इसमें क्या शेष रहता है? अनीय शेष रहता है। दूसरी बात हमें ये ध्यान रखनी है कि इसका जो प्रयोग होता है वो चाहिए कोमा, या अपन कह सकते हैं योग्य अर्थ में होता है। तो इसका जो प्रयोग होता है वो चाहिए के अर्थ में या योग्य के अर्थ में होता है। इस प्रत्यय का प्रयोग, अब देखिए, चाहिए अथवा योग्य के अर्थ में आपका तव्यत भी होता है। तव्यत और अनियर ऐसे प्रत्यय हैं, इनका जो प्रयोग होता है वो कर्मवाच्य एवं भाववाच्य में होता है। तो इसका प्रयोग कर्मवाच्य एवं भाववाच्य में होता है, भाववाच्य में होता है। चौथी बात हम ध्यान रखें, तो इस प्रत्यय की स्वरित संज्ञा होती है। देखिए, मैंने क्या कहा था? स्वरित संज्ञा होती है। तो इस प्रत्यय में अगर आपको क्वेश्चन आता है कि निम्न में से कौन से प्रत्ययों की स्वरित संज्ञा होती है, तो आपको तव्यत और अनियर प्रत्यय ऐसे हैं जिनकी स्वरित संज्ञा होती है। ये क्वेश्चन आता है हर बार कि स्वरित संज्ञा किस प्रत्यय की होती है या किन प्रत्ययों की होती है। तो अनियर और तव्यत प्रत्यय ऐसे हैं जिनकी स्वरित संज्ञा होती है। अब पांचवी बात हम ध्यान रखें, तो इसके जब रूप बनाते हैं हम, तो इसके रूप पुल्लिंग में राम, स्त्रीलिंग में रमा और नपुंसकलिंग में फल की तरह चलते हैं। अर्थात लगा सकते हैं, अर्थात पुल्लिंग में अनीह, स्त्रीलिंग में अनिया और नपुंसकलिंग में अनियम हो जाता है, अनियम हो जाता है। ये ध्यान रखना है हमें लक्षण का। अर्थात हमें ये ध्यान रखना है कि जब अनियर प्रत्यय होता है, अगर किसी धातु के पीछे अनियर प्रत्यय लगा आया, तो हमें कैसे पहचानना है कि सर यहाँ पर क्या है? अनियर प्रत्यय। तो आपको धातु के पीछे अनिय की ध्वनि निकले, किसकी निकले? अनिय की, तो वहाँ अनियर प्रत्यय होगा। अब बात आती है अनियर प्रत्यय में हमें क्या करना है? र की इत संज्ञा होकर के लोप हो जाता है, तो अनिय शेष रहता है। क्या शेष रहता है? अनिय। इसका जो प्रयोग होता है वो चाहिए अथवा योग्य अर्थ में होता है, कर्मवाच्य एवं भाववाच्य में होता है। तो इस प्रत्यय का जो प्रयोग होता है, जो हम वाच्य पढ़ते हैं उसमें देखिए कर्मवाच्य एवं भाववाच्य के जो वाक्य होते हैं उनमें इसका प्रयोग होता है। इस प्रत्यय की स्वरित संज्ञा होती है और इसके जो पुल्लिंग में रूप बनते हैं वो राम की तरह बनते हैं, स्त्रीलिंग में रमा की तरह और नपुंसकलिंग में फल की तरह चलते हैं। अब बात आती है राम की तरह अगर बनेंगे पुल्लिंग में, तो अनिय हो जाएगा विसर्ग वाला, जैसे राम आकारांत। स्त्रीलिंग में रमा की तरह बनाएंगे तो अनिया, रमा आकारांत, और नपुंसकलिंग में फलम, तो इस तरीके से अनियम हो जाता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट उदाहरणों की ओर। तो अनियर प्रत्यय के जो उदाहरण हैं
एक एक करके नियमानुसार हम पढ़ेंगे। देखिए नियम नंबर 1 क्या कहता है। इसमें नियम 1 कहता है कि यदि धातु व्यंजनांत हो, नियम नंबर 1, यदि धातु व्यंजनांत हो तो अनियर प्रत्यय जोड़ते समय, देखिए यदि धातु कैसी हो, व्यंजनांत अर्थात व्यंजन वाली हो, तो अनियर प्रत्यय जोड़ते समय हमें कोई परिवर्तन नहीं करना है, सीधा सा अनियर प्रत्यय सीधा ही जुड़ जाता है। तो अनियर हो तो अनियर प्रत्यय सीधे ही जुड़ जाता है। ये बात ध्यान रखें। देखिए अगर हमारी धातु कैसी है, व्यंजन वर्ण वाली है, व्यंजनांत है, तो हमारी अनियर प्रत्यय है वो सीधे ही जुड़ जाएगा। अब जुड़ कैसे जाएगा, देखिए जैसे आपको आ गया पठ धातु है हमारी, क्या है पठ, और इधर अनियर प्रत्यय है, क्या धातु है, पठ प्लस अनियर। अब इसका रूप बनाएंगे तो मैंने क्या कहा था, अनिय शेष रहता है, तो अनियर प्रत्यय का अनिय सीधे ही जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा पठ। अब देखिए आ इसको पूरा कर देगा, वही बन जाएगा पठनीय। पुल्लिंग में रूप चलाएंगे तो पठनीय हो, स्त्रीलिंग में रूप बनाओगे तो पठनीया, और नपुंसकलिंग में रूप बनाओगे तो पठनीयम बनेगा। ऐसी और देखिए चल प्लस अनियर, रक्ष प्लस अनियर, हाँ चल हो गया हस प्लस अनियर, और खाद प्लस अनियर, ऐसे क्रीड प्लस अनियर काफ़ी बन जाते हैं। देखिए अब चल प्लस अनियर आपको कोई परिवर्तन क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि धातु व्यंजनांत है और पीछे स्वर से शुरू होने वाला प्रत्यय है, इसीलिए स्वर जो अ होता है इसको पूरा कर देता है। तो इसका क्या बन जाएगा पुल्लिंग में, चलनीय, चलनीया और चलनियम। ऐसे ही इसका बन जाएगा रक्षणीय, रक्षणीया और रक्षणीयम। इसका बन जाएगा हसनीय, हसनीया और हसनीयम। इसका बन जाएगा खादनीय, खादनीया और खादनीयम। अब देखिए यहाँ धातु की अर्थ की बात करें तो धातु का अर्थ होता है पठ का मतलब पढ़ना, अनीय हो गया तो इसका मतलब हो गया पढ़नीय, पठनीय हो गया तो इसका मतलब हो जाएगा पढ़ना चाहिए या पढ़ने योग्य। चल का होता है चलना, अनियर प्रत्यय जड़ गया तो चलनीय हो जाएगा, चलनीय का मतलब हो गया चलने योग्य या चलना चाहिए। ऐसे ही रक्ष का, अब देखिए यहाँ पर ये ना है अणा में क्यों बदलेगा, तो एक अपना नियम होता है कि ई ऊ री र स के बाद ना आता है तो न का णा हो जाता है। इसीलिए अब यहाँ आप सोचो कि यहाँ श का है तो ये का और शा से क्ष बनता है। श किससे बनता है आपको, का और शा से। अब सा की वजह से ना का क्या हो गया, इस ना का ये हो जाता है अणा, ये ध्यान रखना है। इस सा की वजह से ना का क्या हो गया, अणा हो गया है, ठीक है। इसलिए रक्षणीय शब्द बना आपका। अब आता है नेक्स्ट नियम नंबर 2, इसका क्या कहता है देखिए, नियम नंबर 2 में हम रखें कि यदि धातु के अंत में
पहले या अंतिम वर्ण, देखिए पहले ई या ई, कोमा ऊ या ऊ, कोमा री या री हो तो अन्य प्रत्यय जोड़ते समय गुणादेश हो जाता है। अब देखिए ये क्या कह रहा है कि या तो धातु के उपधा, उपधा का मतलब होता है पहले, देखिए एक होता है धातु का उपधा, इस उपधा का अर्थ लगाया जाता है कि धातु के पहले वर्ण में, अर्थात उपधा का मतलब पहले, इसका अर्थ हो गया पहला वर्ण, ठीक है। उपधा का अर्थ क्या हुआ है? पहला। तो धातु का पहला जो वर्ण है अर्थात पूर्व वाला वर्ण है, या तो उसमें या धातु के अंतिम वर्ण में। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं यदि किसी धातु के पहले या अंतिम वर्ण में ई या ई, ऊ या ऊ, कोमा री या री स्वर हो तो अन्य प्रत्यय जोड़ते समय क्या हो जाता है? गुणादेश हो जाता है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? गुणादेश हो जाता है, गुणादेश। अब गुणादेश का मतलब होता है गुण हो जाएगा, तो इसका ई किस में बदल जाएगा? आपका ए में, ऊ किस में बदल जाएगा? ओ में, और री किस में बदल जाएगा? अर में बदल जाता है। ये आपको ध्यान रखना। अगर आपको अन्य प्रत्यय दिया हुआ है पीछे और धातु के पहले या अंतिम वर्ण में क्या हो, या धातु की उपधा और अंतिम वर्ण में क्या हो, ई या ई, ऊ या ऊ, कोमा री या री स्वर हो, तो हमें क्या करना है? अन्य प्रत्यय जोड़ते समय गुणादेश होता है। अब जैसे देखिए हमारे पास में धातु है जी और अन्य प्रत्यय जोड़ें, तो देखिए यहाँ पर थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि जी धातु है, अन्य प्रत्यय है, तो जी का गुणादेश होकर के क्या हो जाएगा? जे। अन्य प्रत्यय में से आपको शेष बच गए अन्य। अब कंडीशन आपकी यहाँ पर कौन सी बन रही है? देखिए यहाँ आपको अयादि संधि वाली कंडीशन बन रही है, क्योंकि अयादि संधि क्या कहती है कि यदि ए, ऐ, ओ, औ के बाद कोई भी स्वर आता है, तो ए के बाद आ रहा है, तो कोई भी स्वर आता है तो ए किस में बदल जाता है? अय में, ठीक है। तो ए को हम बदलेंगे अय में, तो ये बन जाएगा ज प्लस अय प्लस अन्य, ठीक। तो जे को हमने किस में बदल दिया? जा में से ए को अय में बदल दिया और जयनीय बन गया। अब इसको जब मिलाएंगे तो ये इसमें पूरा हो जाएगा, तो ज, ये इसको पूरा करेगा य, और ये बन जाएगा जयनीय। जब हम इसके रूप चलाएंगे तो पुल्लिंग में रूप बनेगा जयनीय, स्त्रीलिंग में रूप बनेगा जयनीय, और नपुंसकलिंग में रूप बनेगा जयनीयम। नपुंसकलिंग में क्या बन जाएगा? जयनीयम। ये हमें ध्यान रखना है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट उदाहरण की ओर। देखिए नी धातु है हमारी प्लस अन्य प्रत्यय है, नी धातु है और अन्य प्रत्यय है। नी का गुणादेश होकर के क्या बनेगा? ने हो जाएगा, और इधर अन्य। अब यहाँ अयादि संधि का नियम लागू होगा, और अयादि संधि का नियम लागू होकर के नयनीय बन जाएगा आपका। क्या बन जाएगा? जैसे अपने जयनीय बनाया था ऐसे ही के क्या बन जाएगा आपका? नयनीय। अब इसका पुल्लिंग में रूप बनाएंगे तो नयनीय, स्त्रीलिंग बनाएंगे तो नयनीय, और नपुंसकलिंग में नयनीयम। ऐसे ही सिंह धातु का सी रहता है, सी प्लस अन्यर, तो सी का गुणादेश क्या हो जाएगा? से, और अन्य रूप बनाएंगे तो क्या बन जाएगा? शयनीय, शयनीय, और शयनीयम। शयनीयम। ऐसे ये थे आपके ई वाले। अब एक आपका उपदा वाले में जैसे अपन लिखें लिख प्लस अनीय, अनियर का क्या बन जाएगा? देखिए लिख का मैंने क्या कहा? धातु के पहले या अंतिम वर्ण में,
तो देखिए यहाँ तक तो हमारे धातु के अंतिम वर्ण में थे। अब बात करें धातु के उपधा में, अर्थात पहले वर्ण में ई है तो ये किस में बदल जाएगा, ए में, तो ये बन जाएगा लेख, लेख बन जाएगा। अब आ इसको पूरा करेगा और ये बन जाएगा लेखनीय, लेखनीय और लेखनीयम। ठीक, ऐसे ही और उदाहरण देखिए। आपका उकारांत वाले देखें, श्रु प्लस अनियर। हमारा श्रु का धातु का अर्थ होता है सुनना, श्रु का अर्थ क्या होता है, सुनना। अब श्रु है तो श्रु का क्या आ जाएगा, गुणादेश होकर के ऊ का ओ हो जाता है, तो श्रो प्लस अनियर। अब यहाँ अयादि संधि लागू होगी, क्योंकि आपकी अयादि संधि का नियम लागू हो रहा है कि ओ के बाद आ रहा है, इसलिए ओ किस में बदल जाएगा, आपका अब में। ओ की मात्रा को हमने किस में बदल दिया, अब में, और ये बन गया श्र प्लस अब प्लस अनिय। इसको इसमें जोड़ेंगे तो श्र कंप्लीट, इसको इसमें जोड़ेंगे तो ब कंप्लीट, और ये बन गया श्रवणीय। अब देखिए बाकी वैसे न कणा हो जाएगा और ये बन जाएगा श्रवणीय। पुल्लिंग में रूप बनाएंगे तो यहाँ पुल्लिंग में बनाएंगे तो श्रवणीय, स्त्रीलिंग में बनाओगे तो श्रवणीय, और नपुंसकलिंग में बनाओगे तो श्रवणीयम। ये पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग, इस तरीके से आपके रूप बनते हैं। और देखिए भू प्लस अनियर, तो भू का ऊ है, ऊ तो भो हो जाएगा प्लस अनिय। अब अयादि संधि का नियम लागू होकर के ये क्या बन जाएगा, भव बन जाएगा, और ये मूल शब्द होना है भवनीय। पुल्लिंग में विसर्ग, स्त्रीलिंग में भवनीय, और नपुंसकलिंग में भवनीयम बनेगा आपका। ठीक, अब देखते हैं हम री वाला। ऊ वाला हो गया आपका, नेक्स्ट आता है री वाला। अब री में बात करें तो यहाँ आपको अयादि संधि नियम लागू नहीं होगा, क्योंकि जहाँ ए और ओ हो रहे थे वहीं आपको अयादि संधि फॉलो हो रही थी। लेकिन अब यहाँ पर अर बनेगा तो आपका अयादि संधि लागू नहीं होगी। देखिए क्री धातु है हमारे और अनियर प्रत्यय है, तो री का अर करेंगे तो क कैसा रह गया आपका, अर, ये हो जाएगा प्लस अनिय। देखिए री को हमने गुणादेश किया तो का कैसा हलन, और री का अर। अब अ को इसमें मिला देंगे तो का हो जाएगा इस तरीके से, अ को इसमें मिला देंगे तो र। अब रा के बाद देखिए नियम मैंने क्या कहा था, ई ऊ री र श के बाद न आता है तो न का ना हो जाता है, तो रा की वजह से न का क्या हो जाएगा, ना, तो ये बन जाएगा करणीय। पुल्लिंग में करणीय, स्त्रीलिंग की बात करें तो करणीय, और नपुंसकलिंग की बात करें तो करणीयम। इस तरीके से आपके बनते हैं। अब हम चलते हैं इसी का दूसरा उदाहरण, जैसे देखते हैं हरी प्लस अनियर, तो क्या बन जाएगा, हरी का हरणीय, हरणीय और हरणीयम। सेम कहानी है, क्री की जगह हरणीय। ऐसे हम देखें स्मृति, स्मृति का मतलब होता है स्मरण करना, तो स्मर प्लस स्मृति प्लस अनियर। अब क्या बन जाएगा यहाँ, स्मरणीय, स्मरणीय और स्मरणीयम। ठीक है, तो ये नियम इस तरीके से आपका फॉलो करता है। नियम नंबर तीसरा हम जब पढ़ते हैं तो तीसरा क्या कहता है, देखिए नियम नंबर तीसरा कहता है कि यदि किसी धातु के अंत में आ हो, अर्थात धातु कैसी हो, आकारांत हो, बड़े आ वाली, यदि धातु आकारांत हो तो
आकारांत हो तो अनियर प्रत्यय जोड़ते समय, अनियर प्रत्यय सीधे ही जुड़ जाता है। अनियर प्रत्यय का जो अनिय है वो क्या है, सीधे जुड़ जाएगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। दोबारा से देखें कि यदि कोई धातु हमारी क्या है, आकारांत है, अर्थात जिसमें बड़ा आ निकल रहा है, ऐसी धातुओं के पीछे अनियर प्रत्यय का अनिय सीधे ही जुड़ जाता है। और वो कैसे जुड़ेगा, जैसे दा धातु है, ठीक है, अनियर प्रत्यय है तो ये बन जाएगा दानीय। क्या बन जाएगा, दानीय, दानिया और दानियम, ठीक है। ऐसी और देखिए स्था प्लस अनीय, तो स्थानीय, स्थानीय और स्थानीयम, ठीक है। स्था का मतलब बैठना। ऐसी घ्रा प्लस अनियर, अब यहाँ राखी वैसे नकाना हो जाए तो घ्राणीय, कभी कभी घ्राणीय भी मिल जाता है, घ्राणीय, घ्राणीया और घ्राणीयम। ऐसी पा का पानीय, पानिया, पानियम, ठीक है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट प्रत्यय की ओर। अगला जो प्रत्यय हम ले रहे हैं वो है आपका तुमुन प्रत्यय। ये भी हमारा परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, इसमें से भी आपका प्रश्न बनता है। तुमुन प्रत्यय और एक हमारा कित प्रत्यय होता है। ये आपको जो कित प्रत्यय का नपुंसकलिंग वाला और तुमुन प्रत्यय जो होता है, ये तुमुन प्रत्यय लगा हुआ शब्द, ये दोनों आपको भ्रमित करते हैं, तो इनका भी हम आपको तुलनात्मक बताएंगे बाद में। लेकिन देखिए तुमुन प्रत्यय जो होता है उसका हमें शेष क्या रहता है, तुम शेष रहता है। तुमुन प्रत्यय का तुम शेष रहता है। तुमुन प्रत्यय का तुम शेष रहता है। पहली बात तो ये रखना है अपन को ध्यान, क्या शेष रहता है, तुम। दूसरी बात हम ध्यान रखें तो इसका जो प्रयोग होता है वो के लिए के अर्थ में, के लिए के अर्थ में इसका प्रयोग होता है, प्रयोग। तो के लिए के अर्थ में इसका प्रयोग होता है। दूसरी बात हम इसमें और ध्यान रखेंगे, इसमें आपको प्रत्यय लग करके अव्यय शब्द बनाता है। ये एक ऐसा प्रत्यय है जो धातु के पीछे लग करके उसको अव्यय में परिवर्तित कर देता है, इसलिए इसके रूप नहीं चलते हैं, ध्यान रखना। तो अव्यय में बदलने के कारण, अव्यय में बदलने के कारण इसके रूप नहीं चलते हैं। मतलब अव्यय में बदल देगा धातु को तो इसके रूप इसीलिए नहीं चलेंगे, जो कुछ है वो तुम ही दिखाई देगा आपको उसमें, ठीक है। अब देखिए कैसे, अब इसमें हम नियम नंबर 1 पढ़ेंगे। नियम नंबर 1, देखिए धातु व्यंजनांत हो तो, धातु कैसी हो, धातु व्यंजनांत। यदि क्या हो, धातु व्यंजनांत अर्थात व्यंजन वर्ण वाली हो, तो तुमुन प्रत्यय जोड़ते समय बीच में क्या लग जाती है, ई लग जाती है। बीच में क्या लग जाती है, यहाँ पर ई लग जाती है। अर्थात जो धातु है हमारी, जिसमें हमारा क्या लगा हुआ है, हलंत वर्ण लगा हुआ है, उसमें ई लग जाएगी आपकी। देखिए यदि धातु व्यंजनांत अर्थात व्यंजन वर्ण वाली है तो तुमुन प्रत्यय जोड़ते समय हमें क्या लग जाएगी, उसमें छोटी ई लग जाती है। ये विशेष ध्यान रखें। जैसे देखिए पट प्लस तुमुन, ये है।
धातु व्यंजनांत है अर्थात अलंत वाली है। तुमुन प्रत्यय का तुम जोड़ेंगे तो यहाँ पर क्या लग जाएगा, इस धातु वर्ण में ई लग जाएगा और ये बन जाएगा पठि तुम। क्या बन जाएगा, पठि तुम। बस, और इसके रूप चलते नहीं हैं क्योंकि आपको ये पढ़ने के लिए अर्थ देगा आपको। ठीक है, ऐसे ही चल प्लस तुमुन क्या बन जाएगा, चलित तुम। ऐसी हस धातु है हमारी, हसमी हसना, तुमुन प्रत्यय जोड़ेंगे तो तुमुन प्रत्यय जोड़ते ही क्या बन जाएगा, हसे तुम। रक्ष धातु है आपकी, रक्ष, तो यहाँ क्या बन जाएगा, तुमुन प्रत्यय जोड़ते ही रक्षे तुम। ऐसी सेव धातु है, सेव, इसको जोड़ें, तुमुन प्रत्यय है हमारा और इसको जोड़ते ही क्या बन जाएगा, सेवी तुम। तो आपको जहाँ पर तुम की ध्वनि निकले, जिन धातु रूपों के पीछे अर्थात जिन शब्दों के पीछे यहाँ पर क्या दिखे, तुम दिखे, तो वहाँ आपको कौन सा प्रत्यय लगाना है, तुमुन प्रत्यय लगाना है। ये विशेष ध्यान रख। जिन धातु रूपों अर्थात जिन शब्दों के पीछे आपको, जिन प्रत्यय शब्दों के पीछे आपको तुम दिखता है तो आपको तुमुन प्रत्यय लगाना है। और अगर आपको तम दिखता है, ध्यान रखना, अगर आपको तम दिखता है तो कित प्रत्यय है, और तुम दिखता है तो आपको तुमुन प्रत्यय, ये विशेष ध्यान रखना। ठीक, अगर कित तम दिखता है धातु के पीछे, तम धातु शब्द जो रूप है पूरा, इसके पीछे तम की ध्वनि निकलती है तो कित प्रत्यय, और तुम की निकलती है तो तुमुन। ये विशेष ध्यान रखना, ताकि ऊपर नीचे अगर ऊ की मात्रा लगी है तो तुम, और ता पे कोई भी मात्रा नहीं है तो कौन सी लगेगी, आपके कित प्रत्यय में। अब हम चलते हैं इसी का दूसरा नियम क्या कहता है, देखिए। नियम नंबर 2 कहता है कि यदि किसी धातु के अंत में म या न हो तो, म या न हो तो तुमुन प्रत्यय जोड़ते समय म या न का न हो जाता है। समझ में आया, नहीं आया? ये नियम ये कहता है कि यदि हमारी कोई धातु है जिसके पीछे क्या लगा हो, म या न, अर्थात धातु का अंतिम वर्ण मकार या नकार वाला हो, म या न वाला हो, तो तुमुन प्रत्यय जोड़ते समय म या न हट जाता है, अर्थात म या न का लोप हो जाता है और इसकी जगह पर क्या लग जाता है, न। तो म या जगह न की जगह पर हम किसका प्रयोग करते हैं फिर, न, अर्थात म हट जाएगा और न लग जाएगा, सीधी सी बात है। जैसे देखिए गम प्लस तुमुन, तो म की बाद में तुमुन प्रत्यय आ रहा है तो म किस में बदल जाएगा, तो ये बन जाएगा गंतुम। इसका अर्थ हो गया जाने के लिए। अब ना है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नम प्लस तुम, तो ये यहाँ बन जाएगा नंतुम, झुकने के लिए, गंतुम जाने के लिए। हन प्लस तुमुन क्या बन जाएगा, हंतुम मारने के लिए। ठीक है, इस तरीके से आपके ये नियम लागू होता है। अब हम लेते हैं नियम नंबर 3, क्या कहता है, देखिए आपका। तीसरा नियम इसमें बताता है कि यदि कोई धातु ऐसी हो हमारी जिसके उपधा में या अंत में ई या ई, उ या उ, री या री हो तो तुमुन प्रत्यय जोड़ते समय गुणादेश हो जाता है। तो क्या होता है, गुणादेश, गुणादेश होता है। देखिए अगर हमारी किसी धातु के पहले वर्ण में, उपधा का मतलब होता है पहला वर्ण, तो धातु का पहला वर्ण उसमें हमें ई उ री इनमें से दिख रहे हो, या धातु के अंतिम वर्ण में दिख रहे हो ये, तो आपको उस धातु में गुणादेश हो जाता है। अर्थात क्या हो जाएगा, ई का ए हो जाएगा। अगर ई की मात्रा लगी है आगे या पीछे
तो वो किस में बदल जाएगा, ए में। ऊ की मात्रा लगी है तो वो किस में बदल जाएगी, ओ में। और री है तो किस में बदल जाएगी, अर में। ये आपको गुणादेश होता है। अब कैसे होता है, देखिए आपको धातु है जी, अभी बताया था जी, और तुमुन प्रत्यय हमारा, तो जी धातु है, जी का मतलब होता है जीतना। इससे समझने में आसानी से आ जाता है आपको। जी धातु है, आपको मैंने कहा कि धातु के पहले या अंतिम वर्ण में, तो यहाँ पर हम मानेंगे अंतिम वर्ण में। तो यहाँ पर क्या दिखेगा आपको, ई दिख रहा है, तो ई किस में बदल जाएगा आपका, ए में। तुमुन प्रत्यय है, यहाँ लिख लेते हैं चलिए, जे, और तुमुन प्रत्यय का तुम जोड़ देंगे तो जे तुम हो जाएगा। इसका अर्थ हो गया जीतने के लिए। ऐसे ही हम उदाहरण दूसरा देखें, लिख धातु है हमारे सामने, तुमुन प्रत्यय है, तो यहाँ क्या बन जाएगा, लिख में पहले वर्ण में आपको ई दिख रहा है, तो ई किस में बदल जाएगी, ए में। ये बन गया लिख। अब इसके बाद में जो अंतिम वर्ण में हलंत है, इसलिए पहला वाला नियम क्या कहता है कि यदि धातु के अंतिम वर्ण हलंत वाला हो, अर्थात व्यंजनांत हो, तो ई का आगम हो जाता है। तो यहाँ आपको खा में कौन सी लग जाएगी, ई लग जाएगी, और ये बन जाएगा लेखितुम। क्या बन जाएगा, लेखितुम। ऐसे ही आपको नी प्लस तुमुन क्या बन जाएगा, नेतुम। अब हम चलते हैं यहाँ पर, जैसे श्रु धातु है आपकी, श्रु प्लस तुमुन प्रत्यय है, तो यहाँ क्या बन जाएगी, ऊ का ओ हो जाएगा और श्रोतुम बन जाएगा। अब यहाँ पर भू की बात करें तो भू का भव से बनता है, तो भवितुम बनेगा इसमें। देखिए भू का आपको भव से बनाना है, तो ये आपका पहले वाले नियम के अनुसार बनेगा। ठीक है, अब हम पढ़ें री का, तो क्री प्लस तुमुन, तो री का अर होकर के क्या हो जाएगा, कर्तुम बन जाएगा। ऐसे री का तुमुन, तो क्या बन जाएगा, हरतुम। ठीक है, तो ये था नेक्स्ट नियम। अब हम चलते हैं इसके बाद अगला नियम, ये कहता है कि यदि किसी धातु के अंतिम वर्ण में क्या हो, च या ज हो, तो यदि किसी धातु के अंतिम वर्ण में क्या हो, च या ज हो, तो तुमुन प्रत्यय जोड़ते समय, तुमुन प्रत्यय जोड़ते समय च या ज का का हो जाता है। ये अपन को ध्यान रखनी है इस तरीके से। यदि धातु के अंतिम वर्ण में क्या हो, च हो और ज हो, तो तुमुन प्रत्यय जोड़ेंगे तो आपको क्या हो जाएगा, च की जगह और का की, जा की जगह का हो जाएगा। जैसे देखिए, वच प्लस तुमुन, चा है, चा का क्या बन जाएगा, का, और ये बन जाएगा वक्तुम, बोलने के लिए। ऐसे ही हमारा त्यज प्लस तुमुन क्या बन जाएगा, त्यक्तुम, त्यागने के लिए। भुज धातु है, यहाँ आपको जा का ही चेंज करना है, भुज प्लस तुमुन, तो यहाँ बन जाएगा भुक्तुम। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट, इसी का नियम क्या कहता है, देखिए पांचवा नियम। इनमें से आपको एक एक दो दो उदाहरण के नियम है, इसीलिए आपको कठिन नहीं है, आसानी से आप उदाहरण भी याद रख सकते हैं अगर आपको दिक्कत आए तो। अब देखिए, ये आपका नियम कहता है कि यदि किसी धातु के पहले वर्ण में री या रा, और एक बात और ध्यान रखना कि जितने भी हमारे प्रत्यय हैं उन लगभग सभी प्रत्ययों के नियम भी एक जैसे ही हैं। कुछ प्रत्ययों को छोड़ करके शेष जो बचे प्रत्यय हैं उन प्रत्ययों के जो नियम हैं लगभग सभी के समान हैं। इसलिए आपको बार बार वही नियम पढ़ने पड़ते हैं, तो आपको समझ में आसानी से आ जाएंगे। देखिए, र यदि किसी धातु के पहले वर्ण में क्या हो, री या र,
और अंतिम वर्ण में श या चच्छ हो तो तुमुन प्रत्यय जोड़ते समय री या र का र, श या चच्छ का श और तुमुन के तू का टू हो जाता है। ये ध्यान रखो, तुमुन के तू का क्या हो जाता है, टू हो जाता है। दोबारा से देखें, ऐसी धातु जिसके पहले वर्ण में क्या हो, आपको री दिख रहा हो या रा दिखा हो, अर्थात धातु की उपधा में री या रा हो और धातु के अंत में श या चच्छ हो, तो तुमुन प्रत्यय जोड़ते समय, क्या जोड़ते समय, तुमुन प्रत्यय जोड़ते समय री या रा का रा, स या चच्छ का श और तुमुन के तू का टू हो जाता है। अब कैसे होगा, जैसे आपको आगे दृश्य, दृश्य धातु है हमारी प्लस तुमुन प्रत्यय है, तो दृश्य में री है, री किस में बदल जाएगा आपका, रा में। सा है, सा किस में बदल जाएगा, इस सा में। अब ये किस में बदलेगा, टू में, और ये बन जाएगा दृष्टुम। ये आपको इस तरीके से ध्यान रख, दृष्टुम। ऐसी पृच्छ धातु है, पृच्छ प्लस तुमुन प्रत्यय है, क्या बनेगा, प्र है, रा का रा ही रहेगा, इसका शा हो गया, टू का टू, और ये बन जाएगा पृष्ठुम, पूछने के लिए, दृष्टुम देखने के लिए। तो ये थे आपके तुमुन प्रत्यय के नियम। अब हम लेते हैं नेक्स्ट प्रत्यय जो आपके परीक्षा की दृष्टि से कीमती है, वो है आपका ल्युट प्रत्यय। ल्युट प्रत्यय, देखिए इस ल्युट प्रत्यय में आपको सबसे पहली बात तो हमें ये ध्यान रखनी है कि ये जो प्रत्यय होता है इसमें आपका यू शेष रहता है, यू शेष रहता है। इस प्रत्यय का यू शेष रहता है, ये ध्यान रख लिया। दूसरी बात हमें ध्यान रखनी है कि ऊ, जो ऊ होता है उसका हो जाता है अन, यू का क्या हो जाता है, अन हो जाता है इसमें, अन, यू का अन हो जाता है। इसका रूप केवल नपुंसक लिंग में चलता है, तो इसके रूप केवल नपुंसक लिंग, नपुंसक लिंग में फल की तरह चलते हैं। ये ध्यान रखना। तो यू शेष रहता है, पहली बात तो ठीक है। अब यू शेष रहता है तो यू का क्या हो जाता है, अन हो जाता है, अन। अब इसके रूप जो चलते हैं हमें, वो किसकी तरह चलते हैं, फल की तरह चलते हैं, इसलिए अन किस में बदल जाएगा आपका, अनम में बदल जाएगा। तो अब आपको ये ध्यान रखना है कि यदि किसी धातु के पीछे अनम की ध्वनि निकलती है, अर्थात धातु रूप, अर्थात धातु से बना हुआ जो शब्द है या प्रत्यय शब्द है, उस शब्द में अगर आपको अनम निकलता है, अनम की ध्वनि, तो आपको ल्युट प्रत्यय लगाना है। जहाँ अनम निकलता है, क्या निकलता है, अनम, तो हमें कौन सा प्रत्यय लगाना है, ल्युट प्रत्यय का प्रयोग करना है, ये ध्यान रखना है। अब इसमें हम नियम नंबर 1 पढ़ेंगे। देखिए नियम नंबर 1 क्या कहता है, कि यदि धातु के, धातु व्यंजनांत हो तो क्या हो, धातु व्यंजनांत, नांत, यदि धातु व्यंजनांत हो तो ल्युट प्रत्यय जोड़ते समय आपको कोई परिवर्तन नहीं करता है। तो ल्युट प्रत्यय का अनम सीधे ही जुड़ जाएगा, ल्युट प्रत्यय का अनम सीधे ही जुड़ेगा, आपको सीधे ही जुड़ेगा, कोई परिवर्तन नहीं। कैसे, जैसे देखिए पट प्लस ल्युट। अब ल्युट किस में बदल गया, अन में, नपुंसकलिंग में बनने की वजह से यहाँ क्या बन जाता है, पहले अपन इसमें देखते हैं अन बचा, इधर आपका पट
अ इसको पूरा करेगा और ये बन गया पठन। लेकिन नपुंसकलिंग में रूप बनने की वजह से ये हो जाएगा अनम। ठीक है, तो यहाँ पर आप चाहें तो अनम भी डायरेक्ट कर सकते हैं, तो पठनम। अब पठनम इस तरीके से आपको आता है तो आपको अनम की ध्वनि निकल रही है, तो ये कौन सा प्रत्यय हो जाएगा? ल्युट प्रत्यय। ऐसी चल प्लस ल्युट क्या बन जाएगा? चलनम। ऐसी रक्ष प्लस ल्युट क्या बन जाएगा? रक्षणम। खाद प्लस ल्युट तो ये बन जाएगा खादनम। ठीक है, अब इसी में हम नियम नंबर 2 पढ़ते हैं। नियम नंबर 2 क्या कहता है, देखिए। नियम नंबर 2 कहता है इसमें कि यदि किसी धातु के पहले या अंतिम वर्ण में, जैसे अपन कह सकते हैं गुणादेश, तो उपधा या अंतिम वर्ण में ई या ई हो, कोमा ऊ या ऊ हो, कोमा री या री हो। देखिए सभी प्रत्ययों में जाता है, लगभग सही चलता रहा है वही के वही। तो यहाँ पर क्या हो जाता है? गुणादेश होता है। क्या हो जाता है? गुणादेश। अर्थात ई क्या बदल जाती है? ए में, ऊ ओ में, और री अर में बदलती। कहने का मतलब सीधा सा निकल के आता है कि यदि ल्युट प्रत्यय आपको जोड़ रहे हैं तो इनका क्या हो जाता है? गुणादेश हो जाता है। अब गुणादेश कैसे होता है? जैसे देखिए धातु है हमारी लिख प्लस ल्युट प्रत्यय है हमारे सामने। मैंने क्या कहा कि धातु के पहले या अंतिम वर्ण, तो धातु का पहला वर्ण ली, इसमें हम गुणादेश करेंगे तो ये हो जाएगा लेख। अनम इसका जुड़ेगा तो ये हो जाएगा लेखनम। क्या बन जाएगा? लेखनम। और चाहे तो और स्पष्ट देख सकते हैं, जैसे लिख बन गया, इधर इसका बन गया अनम। अब इसको जोड़ेंगे तो ये इसको पूरा करेगा और ये बन जाएगा लेखनम। बस ऐसे ही और देखिए, लिखनम हो गया नी प्लस ल्युट। अब यहाँ थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, पहले तो इसका क्या होगा? गुणादेश होगा। गुणादेश होगा तो नी का क्या बन गया? ने, और ल्युट का अनम। अब बात वहीं आ गई, कौन सी? जो अयादि संधि के नियम वाली, कि यदि ए के बाद क्या आ रहा है? ए आई ओ औ के बाद अगर आपको कोई स्वर दिखाई दे तो ए किस में बदल जाएगा? आपको अय में। तो ये बन जाएगा ने का अय। इधर आपको बचा अनम। अब देखें हम तो ये इसको इसमें मिला देगा और ये बन जाएगा न कंप्लीट, ये इसमें मिल जाएगा, नए नम बन जाएगा आपका। क्या बन जाएगा? नए नम। ऐसी जी धातु हैं और ल्युट प्रत्यय हैं, सेम कहानी यही है, तो इसमें बन जाएगा जयनम। और देखिए धातु है हमारी शी, तो यहाँ प्लस ल्युट प्रत्यय जोड़ें तो क्या बन जाएगा? शयनम। ठीक है, ऐसी भू धातु के बाद अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट आगे ऊ वाली नियम की। तो ऊ वाले नियम के देखें, धातु उकारांत हो तो ऊ में जैसे श्रु धातु है, ल्युट प्रत्यय है, तो ऊ किस में बदल जाएगा? पहले ओ में, ऊ किस में बदला? ओ में। इधर ल्युट का अन बच गया अनम। यहाँ वही अयादि संधि का नियम लागू हो जाएगा और ओ बदल जाएगा अब में। किस में बदल जाएगा? अयादि संधि के अनुसार अब में, और ये बन गए अनम। यहाँ इसको मिलाया और ये बन गए श्रव श्र, और ये इसमें मिल गए तो ब कंप्लीट। अब रा की वजह से यहाँ पर ना कणा हो जाएगा तो श्रवणम बन जाएगा। इसमें क्या बन जाएगा? श्रवणम। ऐसे ही देखिए भू धातु हैं, ल्युट प्रत्यय हैं, तो यहाँ ऊ का ओ हुआ, अब ओ के बाद अन है, इसलिए यहाँ अयादि संधि लागू होगी और ये बन जाएगा भवनम। ठीक है, तो ये थे ऊ वाले। अब हम चलते हैं री वाले पर। देखिए री वाला नियम क्या कहता है? गुणादेश होकर के, जैसे क्री धातु है हमारे सामने क्री,
और आपको ल्युट प्रत्यय हैं, अब यहाँ पर गुण आपको अयादि संधि लागू नहीं होगी। यहाँ गुणादेश के बाद में आपको अयादि संधि का नियम लागू नहीं होगा, इसलिए यहीं के यहीं आपको जुड़ जाएगा। तो री है, री का गुणादेश होकर के क्या हो जाएगा, अर हो जाएगा। इधर ल्युट का हमारा क्या बचा, अनम। अब इसको इसमें मिलाया का कंप्लीट, इसको इसमें मिलाया रा कंप्लीट, इस रा की वजह से ना कैसे बदल जाएगा, णा में, और ये बन जाएगा कर्णम। ऐसे हरी प्लस ल्युट क्या बनेगा, हरणम। ठीक है, ऐसे ही आपको कर्णम हो गया, हरणम हो गया। ऐसी स्मृति धातु है, ल्युट प्रत्यय है, तो क्या बन जाएगा यहाँ, स्मरणम। ठीक है, तो ये थे इसके नियम आपके। अब हम चलते हैं नियम नंबर तीसरा क्या कहता है, देखिए। नियम नंबर तीसरा इसका कहता है कि यदि धातु के अंत में आ हो, अर्थात धातु आकारांत हो, तो ल्युट प्रत्यय, तो ल्युट प्रत्यय जोड़ते समय कोई परिवर्तन नहीं होता है, अर्थात ल्युट प्रत्यय का अन सीधे ही जुड़ जाता है। अगर धातु आकारांत है तो ल्युट प्रत्यय का जो अन है वो सीधे ही जुड़ेगा। अब जैसे आपको आ गया दा प्लस ल्युट, इसमें आपको क्या करना है, दा आकारांत धातु है तो ल्युट प्रत्यय का अनम सीधे ही जुड़ेगा और ये बन जाएगा दानम। ऐसी यहाँ पा प्लस ल्युट तो क्या बन जाएगा, पानम। ऐसी स्था प्लस ल्युट स्थानम। ठीक है, ऐसे ही घ्रा प्लस ल्युट तो घ्राणम। अब राखी वैसे न करना, घ्राणम। ठीक है, अब इसमें कुछ दो धातु ऐसी हैं जो हमारी, जैसे ध्याई और एक ज्ञई, इसका ध्याई का धा से बनेगा, ध्या से, और इसका गा से बनेगा। तो इसमें हम प्रत्यय जोड़े हैं ल्युट तो क्या हो जाएगा, ध्यानम। अगर आपसे पूछेगा ध्यानम शब्द में धातु है तो ध्याई बताना है आपको। ठीक है, ऐसे ही गई तो यहाँ पर ल्युट प्रत्यय जोड़ोगे तो क्या बन जाएगा, गानम। ठीक है, क्योंकि यह वृद्धि आदेश हो रहा है इन धातुओं में। अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रत्यय की ओर। नेक्स्ट प्रत्यय हम लेते हैं घ प्रत्यय, घय। अब देखिए घ प्रत्यय जो होता है इसमें आपको क्या करता है, अशेष रहता है। क्या शेष रहता है, अ। और इस प्रत्यय का जो प्रयोग होता है वो भाववाचक संज्ञा बनाने में होता है। इसका जो प्रयोग होगा वो कौन सी संज्ञा बनाने में होता है, भाववाचक संज्ञा बनाने में होता है। देखिए अशेष रहता है, इसका रहता है। इस प्रत्यय का प्रयोग, इसका प्रयोग भाववाचक संज्ञा में होता है। अब देखिए नियम इसमें क्या कहता है, नियम नंबर 1 कि यदि किसी धातु के पहले वर्ण में, यदि धातु के उपधा में या पहले वर्ण में, पहले वर्ण में अर्थात उपधा में क्या हो, अ हो, तो घ प्रत्यय जोड़ते समय अ कैसे बदल जाता है, आ में बदल जाता है। घ कैसे बदल जाएगा, आ में। ठीक है, अगर उपधा में
ठीक है, अ रहता है तो क्या हो जाता है, आ हो जाता है। जैसे देखिए आपको धातु है पठ प्लस घ प्रत्यय है, धातु क्या है पठ और घ प्रत्यय है, तो यहाँ क्या बन जाएगा पाठ। अब एक और बात ध्यान रखनी है आपको, इसके जो रूप चलते हैं, इसके रूप केवल पुल्लिंग में राम की तरह चलते हैं, इसके रूप केवल पुल्लिंग में किसकी तरह बनते हैं, राम की तरह। इसलिए गा में इसमें अशेष रहेगा तो अ की वजह से यहाँ पर बन जाएगा पाठ राम। तो इसके जब रूप बनेंगे केवल किसकी तरह बनेंगे, पुल्लिंग में राम की तरह बनेंगे। ऐसी चल धातु है और प्रत्यय है हमारा घ, तो क्या बन जाएगा चाल। ऐसी हस धातु है तो क्या बन जाएगा घ प्रत्यय जोड़ करके हास। ठीक है, और देखिए इसका नियम नंबर 2 क्या कहता है, देखिए यदि किसी धातु के अंत में क्या ई या ई, उ या उ कोमा री हो, तो अगर धातु के अंत में, ये ध्यान रखना धातु के अंत में क्या हो ई आई, तो घ प्रत्यय जोड़ते समय वृद्धि आदेश होता है, वृद्धि आदेश अर्थात वृद्धि होगी तो ये कैसे बदल जाएगा आपका आई में, ये कैसे बदल जाएगा औ में, और ये कैसे बदल जाएगा आर में। ये ध्यान है, ये आई में, ये आपका कैसे बदल जाएगा, ये कैसे बदल जाएगा औ में, और ये इसमें आर में। अब कैसे बदलेगा देखिए, जैसे आपको आ गया मान के चलो ची धातु, ची का मतलब होता है चुनना, घ प्रत्यय है हमने इसमें जोड़ा तो ची, ची मतलब चयन करना अर्थात चुनना, तो ची का क्या हो जाएगा चे, चई, क्या हो जाएगा चई प्लस घ प्रत्यय का अ। अब यहाँ आपको नियम कौन सा लागू हो गया, वही अयादि संधि का, क्या ए आई ओ औ के बाद क्या है कोई भी स्वर आए तो ये किस में बदल जाएगा आय में, तो ये बन जाएगा च प्लस आय, किस में बदल जाएगा आई का आय और ये अ। ठीक है, तो ये बना चा और ये इसमें मिल गया चाय। अब ये चाय बना आपका राम की तरह, पैसा लग गया। ऐसे ही देखिए श्रु धातु है आपका, और आपको श्रु धातु में हमने जोड़ा घ प्रत्यय, तो श्रु कैसे बदल जाएगा ओ में, वो सॉरी औ में, और इधर आपका बन जाएगा अ, तो ये बन गया आपको औ का आव और ये बन जाएगा श्राव, औ का आव हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही भू धातु है और क्या नाम है आपका घ प्रत्यय है, तो क्या बन जाएगा भाव। ऐसे ही आपको आ गया क्री धातु है, घ प्रत्यय है तो री का आर हो जाएगा और ये बन जाएगा कार। ऐसे री धातु है और कौन सी घ प्रत्यय है तो क्या बनेगा आपको कार, सॉरी हार, री है तो हार बन जाएगा। अगर हम इसी में उपसर्ग जोड़ दें कि सम उपसर्ग है और हिरी धातु है और घ प्रत्यय है तो क्या बन जाएगा संहार, ये ध्यान रखें क्या बन जाएगा संहार। ठीक, इस तरीके से आपको ये नियम लागू होता है। अगला नियम कहता है कि यदि धातु के पहले वर्ण में यदि धातु के पहले वर्ण में क्या हो ई, उ और री हो, यदि धातु के पहले वर्ण में क्या हो ई, उ और री हो तो घ प्रत्यय जोड़ते समय यहाँ पर आपको गुणादेश होता है। देखिए बात यहाँ पर अलग अलग कर दी है कि अगर धातु के अंत में, अगर धातु के अंतिम वर्ण में क्या हो
ई या ई ऊ या ऊ कॉमा री हो तो वृद्धि आदेश होता है। यहाँ धातु के उपधा में, अर्थात धातु के उपधा का मतलब होता है पहले ई ऊ री हो तो घ प्रत्यय जोड़ते समय गुणादेश होता है। ए ओ और री, री का मतलब अर, ये ध्यान रखें। अब गुणादेश में जैसे लिख धातु है आपकी, लिख धातु है, अब यहाँ पर क्या बन जाएगा, लिख का लेख हो जाएगा। यहाँ पर क्या बन जाएगा, लेख। घ प्रत्यय है तो यहाँ बन जाएगा लेख। क्या बन जाएगा, लेख। ऐसी धातु के पहले वर्ण में मान के चलो आपका जैसे मुद है, मुद मीन्स प्रसन्न होना, तो घ प्रत्यय जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, ऊ का ओ हो जाएगा और ये बन जाएगा मोदः। ऐसे ही आपको धातु के पहले वर्ण में आपको जैसे धातु के पहले वर्ण में आपको है वृत, घ प्रत्यय जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, वर्तः। ठीक है, तो अगर धातु के पहले वर्ण में ई ऊ री हो तो घ प्रत्यय जोड़ते समय गुणादेश होता है। धातु के अंतिम वर्ण में ई या ई ऊ री हो तो वृद्धि आदेश होता है। तो ये ध्यान रखना है, धातु के पहले वर्ण में है तो गुणादेश और अंतिम वर्ण में है तो वृद्धि आदेश। ठीक है, अब हम अगले प्रत्यय के साथ में फिर से उपस्थित होंगे अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद,